नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लोकल 7 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ समृद्धि यादव और आप देख रहे हैं दिल्ली न्यूज बुलेटिन, जहां हम आपको देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी हर छोटी बड़ी वारदात से रूबरू करवाएंगे। तो चलिए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। पहली खबर बेगमपुर से है, जहां सनसनीखेज वारदात सामने आई है। एक युवक की चाकू गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी गई है। साथ ही मृतक की पहचान चंदन के रूप में हुई है, जो बिहार के सीतामढ़ी का रहने वाला था। फिलहाल शनिवार सुबह उसका शव एक पार्क के पास मिला, जिस पर कई चाकू के निशान पाए गए। प्रारंभिक जांच में आपसी रंजिश को हत्या की वजह माना जा रहा है, जिसके बाद पुलिस, एफएसएल और क्राइम टीम मामले की जांच में जुटी हुई है। इस वक्त मेरी मौजूदगी बेगमपुर थाना क्षेत्र के इलाके में है, जहां एक युवक का शव मिलने से जो हड़कंप मच गया। इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है उसी इलाके में है, जहां आप देख सकते हैं कि पुलिस टीम इस समय मौके पर है। जो जहां युवक का शव मिला था, बताया जा रहा है कि युवक कुछ दिन से लापता था, जिसका आज सुबह जो यहाँ शव मिलने की पीसीआर कॉल गई थी। फिलहाल पुलिस ने यहाँ जो अपनी टीम थी, फोरेंसिक टीम ने यहाँ से साक्ष्य जुटाए और हत्या का इसमें मुकदमा दर्ज किया गया। बताया जा रहा है कि युवक के शरीर पर चोटों के निशान थे, जिसके हो सकता है कि शायद उसकी कोई आपसी रंजिश हो या किसी लूट की वारदात को देखकर इसको अंजाम दिया गया था। फिलहाल पुलिस ने भी इस मामला दर्ज करने के बाद कुछ जगहों पर रेड करके कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया और पुलिस का यह भी दावा है कि जल्दी इस मामले को सुलझा लिया जाएगा। फिलहाल अभी जो दिल्ली पुलिस है वो मौके पर है और आगे की कार्रवाई जारी है। कैमरामैन सचिन के साथ में भारत, लोकल 7 न्यूज। राकेश कुमार। राकेश, क्या हुआ, क्या पूरी घटना है? मेरे भाई शाम के 5:30 बजे घर से निकला है, तो हमें पता ही नहीं चला कहाँ है नहीं है। और जब हम ढूंढने आए तो हमारे भाई का डेड बॉडी मिला है सेक्टर 23 के पार्क में। क्या नाम है आपके भाई का? चंदन कुमार। कितनी उम्र है? 22 साल। कैसे हत्या की गई, कुछ पता लगा? चाकू से मार रखा है। कौन लोग हैं जिन्होंने मारा? सर हमें तो पता ही नहीं सर, हमें किसने मारे हैं। किसने नहीं मारे, जानते नहीं है? नहीं, उसका फोटो मेरे फ़ोन पे है। अच्छा, कब, ये बताइए, आपको कैसे पता लगा? क्या पुलिस ने बताया? कैसे पता लगा आपको? सर हम ढूंढते आए, पुलिस वाले से हमें पता नहीं चला था, लेकिन हम ढूंढते आए तो हमें पता चला कि पुलिस वाले जब वहाँ पे आए थे तो हमारे भाई का डेड बॉडी वहाँ पे मिला। वहाँ पड़ी हुई है? हाँ। किसी पे शक है आपको? क्या लगता है क्या वजह रही होगी आखिर? सर ये तो हमें पता नहीं से क्या वजह होंगे, किसने, किसी से कोई दुश्मनी नहीं था। यहाँ दिल्ली में कहाँ रहते हैं? रिठाला। और पीछे से कहाँ के रहने वाले? सीतामढ़ी जिला का। दिल्ली नगर निगम चुनाव के बीच सियासी सरगर्मी तेज हो गई है, जहां आपको बता दें करोलबाग जोन में आम आदमी पार्टी ने निर्विरोध जीत दर्ज की है। साथ ही आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि ये जीत पार्टी की एकजुटता और मजबूत संगठन का संकेत है। अब सभी की नजर सिटी एसपी जोन पर टिकी है, जहां मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। मटिया महल से इमरान चौधरी का रुख किस तरफ होगा, इस पर हमसे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग। अंकुश जी, आपको क्या लगता है कि जो मटिया महल से इमरान चौधरी हैं वो किसको वोट देंगे? देखिए, अगर मैं इमरान चौधरी होता या मैं आले मोहम्मद इकबाल होता तो मैं इमरान चौधरी को घर से ना निकलने देता और वोट डालने के लिए ना भेजता। तो मुझे लगता है कि उनको तो घर से नहीं निकलना चाहिए और वोट नहीं डालने आना चाहिए, क्योंकि वहां पे हमारे पास पूर्ण तरीके से बहुमत है। सिटी एसपी जोन के अंदर भाजपा के पास सिर्फ 4 पार्षद है और 4 से अगर उनको 5वां वोट मिला तो वो पूर्ण तरीके से सिर्फ और सिर्फ इमरान चौधरी जी का वोट होगा। और मुझे लगता है कि अगर इमरान चौधरी जी अगर वोट डालने चले जाते हैं, वो उनके प्रत्याशी इमरान चौधरी जी शोएब इकबाल साहब के, आले मोहम्मद इकबाल साहब के, जिनकी राजनीति आज तक भाजपा के खिलाफ हुई है। मुस्लिम समाज ने भर भर के वोट डाले आले मोहम्मद इकबाल साहब को, इमरान चौधरी जी को, शोएब इकबाल साहब को। सालों साल से इनको विधायक बनाए हैं, सालों साल से पार्षद बनाया है। और आज ये अगर छोटी सी चीज के लिए मौका प्रस्ती दिखा देते हैं और मौका प्रस्त हो जाते हैं और आके जाके उस चुनाव के अंदर भाजपा को वोट डाल देते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत ही शर्म की बात है। आले मोहम्मद इकबाल साहब, मैं जितना जानता हूं, वो अपना जमीर बेचेंगे नहीं और वो एक खिलौने के रूप में भाजपा की गोद में जाके बैठेंगे नहीं और उनसे इस्तेमाल नहीं होंगे, मैं जितना जानता हूं।
लेकिन अगर इमरान चौधरी उस दिन वोट डालने के लिए आता है तो मुनासिब सी बात है कि उसने तो आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा है और मन में शिकन भी होती है। ठीक है, आले मोहम्मद इकबाल साहब ने अपना प्रत्याशी लड़वाया, जितवा के उन्होंने अपना पॉइंट सिद्ध कर दिया, वो सिद्ध हो गया। लेकिन आले भाई और मेरी दोस्ती काफी अच्छी रही है सालों साल। अगर अब वो ये ऐसा करते हैं और इमरान चौधरी वोट डालने के लिए आता है और भाजपा को वोट डालता है, तो मुझे लगता है मटिया महल की जनता के साथ छल होगा, कपट होगा और वो मुस्लिम समाज अपने आप को छला हुआ महसूस करेगा, जो सालों साल से शोएब इकबाल साहब को, आले मोहम्मद इकबाल साहब को वोट डालता हुआ आ रहा है। और हम अगर इमरान चौधरी आया तो पूर्ण तरीके से वीडियो बनाएंगे, एक एक चीज दिखाएंगे, अंदर वोटों की गिनती भी दिखाएंगे और पूर्ण तरीके से आपको दिखाएंगे कि इमरान चौधरी भाजपा को वोट डाल के आया है और मटिया महल की जनता को के साथ छल करके आया है, अपना जमीर बेच कर आया है। 15 जुलाई को ये साफ हो जाएगा कि इमरान चौधरी ने वोट किसको डाला है। क्या अंकुश नारंग ने जो उन पर आरोप लगाए वो सच हो पाएंगे, देखेंगे 15 जुलाई को। मैं सुनीता, लोकल 7 दिल्ली। 26/11 हमलों को लेकर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। जो आपको बता दें, गृह मंत्रालय के पूर्व अधिकारी के दावों ने कई नए सवाल खड़े कर दिए। उनका कहना है कि अगर कसाब जिंदा ना पकड़ा जाता तो कहानी कुछ और होती। इन बयानों के बाद राजनीतिक हलकों में बहस तेज हो गई है। दूसरा महत्वपूर्ण विषय, बहुत गंभीर, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक पुराना जख्म एक बार फिर हरा हो गया है। मात्र 2 दिन पहले देश को ध्यान आया था कि 2006 के मुंबई लोकल ट्रेन ब्लास्ट के 20 साल पूरे हुए थे। अभी हाल ही में एक एजेंसी को तत्कालीन गृह मंत्रालय के उप सचिव आरवीएस मणि जी ने एक इंटरव्यू देकर यह कहा है कि 26/11 हमले में यदि अजमल आमिर कसाब जीवित नहीं पकड़ा गया होता तो ये सभी को पता है कि तो हिंदू आतंकवाद की थ्योरी को पूरी तरह चस्पा करने की पूरी तैयारी हो चुकी थी। जब तत्कालीन गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने यह शब्द प्रयोग किया है कि इट वॉज अ फिक्स मैच बिटवीन आईएसआई एंड आईएनसी, मीन्स पाकिस्तान की कुख्यात इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस और भारत की इंडियन सो कॉल्ड नेशनल कांग्रेस। अभी तक कांग्रेस के बारे में धारणा बनी थी कि कांग्रेस माओवादी मुस्लिम लीगी हो चुकी है, पर अब ऐसा प्रतीत होता है कि पुराने तथ्य एक और गंभीर चीज की ओर इशारा कर रहे हैं। और यह बात सिर्फ एक अधिकारी के वक्तव्य पे नहीं, इसके साथ जुड़े हुए 4-5 गंभीर बिंदु है। पॉइंट नंबर 1, 11 दिसंबर 2008 को तत्कालीन गृह मंत्री चिदंबरम साहब ने संसद के अंदर एक बयान दिया कि नेवी को कुछ गतिविधियां संदिग्ध दिखाई पड़ी थीं, मगर उनको फॉलो न करने का निर्णय लिया गया। यह बहुत गंभीर बात है। आप सबको ध्यान हो, मणि साहब ने यह भी कहा है कि 2006 ऑनवर्ड्स कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह साहब, जो कि तथाकथित हिंदू आतंकवाद के केसेस के बारे में जानकारी लेते थे, कांग्रेस को जवाब देना चाहिए कि जो व्यक्ति सरकार का हिस्सा नहीं है वो सरकार की गंभीर गोपनीय गुप्तचर सूचनाओं के बारे में जानकारी कैसे ले रहा था। दिग्विजय सिंह जी ने यह भी बोला था कि शहीद हेमंत करकरे ने उनको ये बताया था, वो तो आज जीवित नहीं है, अन्यथा तो उनके लिए समस्या हो जाती कि एक राष्ट्रीय सुरक्षा की जांच के विषय को वो किसी गैर सरकारी व्यक्ति के साथ कैसे साझा हो रही। इसके अलावा और भी गंभीर बात यह है कि 26/11 के हमले में जब डेविड कोलमैन हेडली की इंटरोगेशन की बात आई तो तत्कालीन सरकार ने इंटरोगेशन क्यों नहीं किया, केवल अमेरिका में जाकर इंटरव्यू लेकर क्यों आ गए। उस समय तथाकथित हिंदू आतंकवाद के अनेक मामलों में
जैसे समझौता एक्सप्रेस में जब साफ साफ पाकिस्तान में बैठा आरिफ कसवानी कह रहा था कि वो उसने फंडिंग की है, इसके बावजूद सारे पाकिस्तानी आरोपियों को जो संभवतः 13-14 थे सबको बरी करके और सारा केस हिंदू आतंकवाद की तरफ मोड़ देना। आज की पीढ़ी को याद रखना चाहिए। चौथा पॉइंट, वायनाड को लेकर सियासी हमला तेज, भारी बारिश और आपदा के बीच गांधी परिवार की मौजूदगी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जो आपको बता दें, विपक्ष का आरोप है कि संकट के समय जनप्रतिनिधि जमीनी स्तर पर नजर नहीं आ रहे हैं और इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक बयानबाजी लगातार जारी है। वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी 2019 के लोकसभा चुनाव में जिनकी खानदानी सीट से उनकी अकर्मण्यता के कारण जब उनकी राजनीतिक जमीन खिसक गई थी, तो जिस लोकसभा ने उनको राजनीतिक जमीन प्रदान की वो केरल का वायनाड था। और आज जब विगत कई दिनों से वहां पे भारी वर्षा और भूस्खलन हो रहा है, अर्थात जमीन खिसकने की अनेक दुखद घटनाएं हो रही हैं, जिसमें कई लोग मारे गए हैं और कई लोग लापता हैं, पर उस समय राहुल गांधी जी जमीन पर नजर नहीं आ रहे। यद्यपि जब उन्होंने यह लोकसभा अपनी बहन प्रियंका गांधी जी को दिया था तो उन्होंने ये कहा था कि यहां 2-2 सांसद होंगे, परंतु आज संयोग से गांधी परिवार के दोनों ही सांसद जमीन से नदारत हैं और ये वायनाड की जनता के साथ एक दुखद मजाक की तरह है। कई बार यह सुना जाता है कि अमुक क्षेत्र से सांसद नदारत है, परंतु यहां तो देश से ही सांसद नदारत है। वायनाड की जनता तो जानना चाहती है कि लापता सांसद कहां है, और देश की जनता भी जानना चाहती है कि लापता सांसद देश के किस कोने में नहीं, दुनिया के किस कोने में। संभवतः जब कहीं से उनका कोई भारत विरोधी बयान आएगा तब पूरे देश को पता लगेगा कि वो धरती के किस कोने पर विचरण कर रहे हैं। तो जो कुछ भी केरल की जनता के साथ हुआ है और वायनाड की दुखद घड़ी में गांधी परिवार के दोनों ही भाई बहन जिनको वायनाड ने स्थान दिया था, आज वो जमीन पे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। ये वायनाड की जनता के साथ और केरल की जनता के साथ, विशेषकर जब केरल में कांग्रेस लेड यूडीएफ की सरकार है, तो ये एक बहुत दुखद मजाक की तरह लगता है। और इसके लिए गांधी परिवार को वायनाड की जनता और केरल की जनता से माफी मांगी। दिल्ली पुलिस बच्चों की सुरक्षा को लेकर लगातार सक्रिय हो गई है। जो आपको बताते हैं, रोहिणी के शहीद सुखदेव सिंह कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान बच्चों को गुड टच, बैड टच, उनके अधिकार और सुरक्षा के बारे में जानकारी दी गई है। इसके साथ साथ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। पुलिस द्वारा चाइल्ड प्रोटेक्शन के तहत कार्यक्रम के आयोजन किया जा रहा है। जैसे इसी कड़ी में आज आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के एक शहीद सुखदेव कॉलेज के अंदर जो था ज्वाइंट सिटी के नेतृत्व में इस आयोजन किया गया था। इसके बारे में ज्यादा जानकारी देने के लिए तो हमारे साथ मौजूद है। सर, ये क्या जो है ये प्रोग्राम किसके तहत किया जा रहा है, क्या? ये प्रोग्राम जो है चाइल्ड सेफ्टी मंथ जो चल रहा है जुलाई 2026, उसमें दिल्ली पुलिस आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट नॉर्दर्न रेंज ने ये प्रोग्राम किया। इसमें आज स्कूली बच्चों को बुलाया और टीचर, प्रिंसिपल ऑफ स्कूल्स, कॉलेज टीचर्स, स्टाफ, एनजीओस, परिवर्तन सेल, दिल्ली पुलिस का स्टाफ, इनको बुलाया गया। और क्योंकि इसमें एक सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट की अगर बात कहें बच्चों को देना जरूरी है, उसमें सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनके क्या क्या दायित्व है और बच्चों को
बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं। दूसरा, बच्चों को सेंसिटाइजेशन और अवेयरनेस के बारे में भी बात हुई, इंटरेक्शन हुआ, जिसमें बच्चों के लिए ये जो है क्वेरीज थी, बच्चों के कुछ डायलेमा थे, कुछ उनको रिजॉल्व किया गया। दिल्ली पुलिस द्वारा तमाम अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाए जाते हैं स्कूलों के लेकर, तो क्या ये प्रोग्राम ऐसे नहीं कि जो स्कूलों को भी ये रेगुलर चलाने चाहिए? ये प्रोग्राम आई एम श्योर के स्कूल में भी चलते ही हैं, सेफ्टी के लिए, बच्चों के लिए बात होती है, और उसमें दिल्ली पुलिस का जितना भी सहयोग है वो देते हैं हम। हमारा बीट स्टाफ, हमारा पुलिस स्टेशन स्टाफ समय समय पर उनसे इंटरेक्ट करता है, कोई उनकी समस्या उनको दूर किया जाता है। थैंक यू। तो आपने सुना कि जो एनसीपी ने कहा है कि दिल्ली पुलिस इस तरह के प्रोग्राम चलाती रहेगी और आगे भी इस तरह के बच्चों को जो सुरक्षा को लेकर कार्यक्रम जारी रहेंगे। कैमरामैन सचिन के साथ मैं भारत लोकल 7 न्यूज। दिल्ली पुलिस की बड़ी कामयाबी, जहां एंटी नार्कोटिक्स स्क्वाड ने अंतर्राज्यीय ड्रग तस्करी गिरोह का भांडाफोड़ किया है। जहां आपको बता दें, पुलिस ने 765 किलो गांजा बरामद कर 4 बड़े आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसी के साथ साथ नकदी, मोबाइल फोन और सोने के आभूषण भी जब्त किए। देखिए इस मामले में हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। नशा मुक्त भारत अभियान के अनुसार कार्रवाई करते हुए आउटर डिस्ट्रिक्ट की एंटी नारकोटिक स्क्वाड ने एक इंटर स्टेट ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क को बस्ट किया है, जिसमें अभी तक 4 अक्यूज को पकड़ा है और 765 केजी के आसपास गांजा रिकवर किया है, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में आप वैल्यू देखेंगे मोर देन अराउंड 230, मतलब 2 करोड़ 30 लाख के आसपास वैल्यू बैठती है। इसमें जो कार्रवाई की है उसमें टीम में एएसआई जयपाल, एसआई कृष्ण, एसआई राजकुमार, एससी दिनेश मीना, कांस्टेबल आर्यदीप, एससी सुनीता, इसके अलावा एएनटीएफ का तमाम स्टाफ इन्वॉल्व था। 20/6/2026 को इनिशियली केस की शुरुआत होती है, जिसमें एक अक्यूज है अशोक, जिसको इनिशियली टीम ने अरेस्ट किया था, जो बिहार के रोहतास डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है, और उससे 22 केजी के आसपास गांजा रिकवर किया था। और उसका पहले भी इन्वॉल्वमेंट रहा है, पहले भी गुड़गांव में वो एक केस में बंद रहा है, और उस टाइम उससे 285 केजी के आसपास गांजा रिकवर हुआ था। तो अक्यूज को अरेस्ट करने के बाद टीम ने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया, उसके डिस्क्लोजर, उसके और भी पूरी जो उसका फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन किया, और टेक्निकल इंटेलिजेंस के बेसिस पे टीम ने बिहार मल्टीपल टीम बनाई और बिहार उड़ीसा तक इसमें रेड करी। टीम ने इनपुट्स को डेवलप किया, उसके बाद जो एक अक्यूज जो फाइनेंशियल इनका ट्रांजैक्शंस और अदर डिटेल्स के बेसिस पे को ट्रैक करना शुरू किया, जिसका नाम पता चला अजीत। उसको ट्रैक करते करते टीम 9/7/2026 को कंटिन्यूस अराउंड 36 आवर्स ट्रैक करते हुए पहुंच जाती है लुधियाना के आसपास, अक्यूज़ का पीछे करते हुए। तो वहाँ पे 3 अक्यूज है, जिनका नाम है, जो मेन अक्यूज जिसका नाम अजीत, जिसको पीछा कर रहे थे, उसका एक्चुअल नाम है इंद्रजीत रे अलियास अजीत। ये पटना बिहार का रहने वाला है और 30 साल का है। इसके अलावा दूसरा जो अक्यूज है धर्मेंद्र कुमार, ये लुधियाना पंजाब का रहने वाला है। और तीसरा अक्यूज है नीतीश कुमार, जो पटना बिहार का रहने वाला है। इन तीनों को वहाँ से टीम अप्रीहेंड करती है और इनसे पूछताछ करती है। तो इनके पूछताछ के बेसिस पे 765 जो रिकवरी है गांजे की, वो एक सुनसान से एरिया में गोदाम से बना रखा है, उससे होती है रिकवरी। इसके अलावा इनसे जो मोबाइल फ़ोन जो यूज कर रहे थे, 8 मोबाइल फ़ोन रिकवर है, और 4 लाख के आसपास कैश रिकवर है, और 1626 ग्राम के आसपास गोल्ड आर्टिकल्स इनके उससे रिकवर है। ये एक केस जो टीम ने किया है, एक बड़ा टेक्निकल और मैनुअल और इवन इंटेलिजेंस के बेसिस पे किया हुआ एक बहुत ही अच्छा केस है, जिसमें एक बहुत। फिलहाल इस बुलेटिन के लिए इतना ही। ऐसी और खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए लोकल 7 न्यूज।